नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली के तीनों नगर निगम एक होने के बाद 22 सीटें कम हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है। 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए हैं। परिसीमन के बाद 22 सीटें कम हो जाएंगी। इससे पहले 3 नगर निगमों में कुल सीटों की संख्या 272 थी। इस संबंध में शनिवार को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार एकीकृत नगर निगम में 250 सीटों से ज्यादा नहीं हो सकती। नगर निगम में आरक्षित सीटों की संख्या को 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। नगर निगम में परिसीमन के लिए जुलाई में 3 सदस्यों का आयोग बनाया गया था। केंद्र सरकार ने मई 2022 को दिल्ली के तीनों नगर निगम को मिलाकर एक करने का फैसला किया था। 19 मई को तीनों नगर निगम के विलय के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 18 मई, उत्तरी नगर निगम का कार्यकाल 19 मई और पूर्वी नगर निगम का कार्यकाल 22 मई को खत्म हुआ है। दिल्ली नगर निगम में पिछले लंबे समय से बीजेपी सत्ता में थी और अब इसका चुनावों के बाद फैसला होगा। तो दिल्ली नगर निगम में आपको बता दें कि अब 22 सीटें कम हो जाएंगी। 3 नगर निगम में कुल 272 सीटें थी, जिसमें से 22 सीटें अब कम होने जा रही है। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि विलय के बाद ये 22 सीटें जो है वो कम हो जाएंगी। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली नगर निगम के विलय के बाद एक बार फिर से उठी है और अगर विलय हो जाता है तो बताया जा रहा है कि 22 सीटें कम होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नगर निगम की, तो दिल्ली नगर निगम के अंदर पहले 272 वार्ड हुआ करते थे, यानी कि निगम जो 272 निगम पार्षद हुआ करते थे। अब उनकी जो संख्या है वो घटने वाली है, क्योंकि पीछे पहले जब मई के महीने के अंदर ये लगातार कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी और उसके बाद में केंद्र सरकार ने नगर निगम को अपने हाथ में ले लिया गया, यानी कि सीधे सीधे कहें जो चुनाव थे वो टाल दिए गए। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार भी बार बार कह रही थी कि निगम के चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि की समय सीमा जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने ये जरूर कहा था कि तीनों नगर निगमों को एक कर ही चुनाव करवाए जाएंगे। अब उसकी जो जनगणना है वो 2011 के आधार पर कर ली गई है और अब 272 में से 22 सीटों को कम कर दिया गया है, यानी कि 250 सीटें ही अब निगम के अंदर रहेंगी। 42 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 42 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रखे गए हैं, बाकी के जो है वो कहीं ना कहीं अलग से रखे गए हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब निगम की जो जनगणना थी वो हो चुकी है और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं चुनाव का जो माहौल है, यानी कि वो अब गर्माता हुआ नजर आएगा। और नगर निगम के चुनाव के लिए दावेदारी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी ही निगम के अंदर आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो भाजपा के द्वारा निगम के अंदर बहुत ज्यादा किया गया है। अब देखना होगा कि चुनाव प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा कब अपनाई जाती है। और जिस तरीके से अब सीटों को घटाया गया है, यानी 272 में से सिर्फ 250 सीटें ही रहेंगी निगम के अंदर, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब चुनाव जो है वो जल्दी ही दिल्ली के अंदर होने वाले हैं। जी, परिसीमन में जो 22 सीटें कम की गई है, क्या उसके बाद विकास को तो रोक नहीं लगेगी किसी तरीके की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो 22 सीटों को कम किया गया है उसके अंदर कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा कि अभी उनके अंदर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, यानी कि सीधे सीधे कहें जो वार्डों की संख्या थी वो लगभग बढ़ा दी जाएगी, यानी वार्डों का जो दायरा था वो बढ़ाया जाएगा, ताकि 22 जो सीटों को कम किया गया है वो उन निगम पार्षदों के दायरे के अंदर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकाल रहेगा वो केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा, या क्योंकि निगम जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर चुनाव जो है आम आदमी पार्टी जीतती है तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ में आएगा, अगर भाजपा जीतती है तो भाजपा के हाथ में रहेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस भी इसके अंदर दमखम दिखाती हुई नजर आएगी और आज जब जिस तरीके से अब सीटों का ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया, यानी 250 सीटें ही रहेंगी, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनाव जो है आप जल्दी से जल्द दिल्ली के अंदर होने वाले हैं। जी, कब तक ये चुनाव कराया जा सकते हैं सरकार द्वारा?
देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 2023 के अंदर ही, शुरुआत के अंदर, यानी मई के अंदर ही करवा दिए जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं 1 साल का लंबा समय जरूर लगा है, मगर चुनाव जो है वो निगम के जो है वो अब जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे, क्योंकि निगम पार्षद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब निगम जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हुई नजर आ रही है। मगर अभी भी कर्मचारियों की जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं हुई है। बार बार दिल्ली सरकार कह रही है कि निगम के अंदर जो कर्मचारियों की परेशानियां, सैलरी को लेकर, सफाई को लेकर, वो केंद्र सरकार के हाथ में, और केंद्र सरकार को वो परेशानियां दूर करनी चाहिए। मगर आप जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी जो है वो निगम को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती नजर आ रही है भाजपा के ऊपर, और ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल से ज्यादा जो समय जो है वो भाजपा के पास रहा है निगम, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो भी बढ़ चुका है। उसको खत्म करने के लिए अब विकास की जरूरत है, और निगम के अंदर जो आम आदमी पार्टी है जो अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं आने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 250 सीटें ही रहेंगी तो उससे कहीं ना कहीं जो वार्डों की संख्या कमी हुई है उससे जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। निगम पार्षदों को ऊपर दबाव जरूर बन सकता है, मगर निगम पार्षद किस तरीके से कार्य करेंगे ये जरूर देखना होगा। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं दावे जरूर किए जा रहे हैं कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी ही इस आएगी। मगर यहाँ परिसीमन पर को लेकर कांग्रेस आम की आदमी बात करी पार्टी का जाए, क्या कह रहे हैं? दिल्ली सरकार इस परिसीमन को लेकर क्या कह रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर परिसीमन को लेकर लगातार जो 2011 के आधार पर जनगणना की गई है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल कह दिया गया है। जिस तरीके से जनगणना नहीं हुई थी, जब जरूर कहा जा रहा था कि भाजपा जो है वो जल्दी से चुनाव नहीं कराना चाहती है, हार का डर लगा हुआ है। मगर अब जिस तरीके से अब परिसीमन हो चुका है, यानी कि 2011 के आधार पर जनगणना हो चुकी है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो जल्द से जल्द अपनाई जाएगी। जी, आम आदमी पार्टी क्या इस परिसीमन से खुश है राजीव? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से परिसीमन की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक को जो बागडोर दी गई थी, लगातार कह सकते हैं, राघव चड्ढा की बात करें या कह सकते हैं और नेताओं की बात करें जो लगातार अभी तक निगम के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गिर रहे थे, उनकी तरफ से बिल्कुल आश्वासन दिखाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जरूर 1 साल का समय, लंबा समय लिया है, मगर आप जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं निगम के जो चुनाव होंगे उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही आएगी। और देखना होगा कि निगम की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से अपनाई जाएगी, और जो तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है उसके बाद में किसके हाथ में बागडोर होती है वो जरूर देखना होगा। मगर निगम की जो कर्मचारियों की जो परेशानियां हैं, सैलरी को लेकर, सफाई को लेकर, वो किस तरीके से दूर की जाएगी ये जरूर देखना होगा। जी, अब अगर बात करें परिसीमन के बाद बीजेपी की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि अब चुनाव कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि परिसीमन की ही जो इंतजार था वो था, तो अब क्या चुनाव कभी भी हो सकता है? इसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा की बात करें तो भाजपा बिल्कुल लगातार पहले भी कहती नजर आ रही थी कि नगर निगम को एक कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं निगम की जो कार्रवाई होगी वो बड़े लेवल पर होगी, और वार्डों की संख्या जिस तरीके से घटी है तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी बढ़ेगी निगम पार्षद के ऊपर, और जो अधिकारी होंगे, मेयर हो गए या फिर कहे एमसीडी कमिश्नर हो गए, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ेगी। क्योंकि पहले 3 डिवाइडों में बांटे गए थे, यानी 3 मेयर हुआ करते थे, निगम पार्षदों की संख्या बढ़ी हुई थी। मगर अब जब निगम पार्षदों की संख्या घटेगी उसके बाद में तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया, तो यानी कि मेयर भी एक ही रहेंगे, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं अब भाजपा की भी जिम्मेवारी बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन अभी निगम काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि भाजपा कितनी संतुष्ट है। मगर भाजपा की तरफ से भी ये जरूर कहा जा रहा है कि जब जिस तरीके से तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया, परिसीमन कर दिया गया है, यहाँ तक कि अब वार्डों की संख्या भी घट चुकी है, तो भाजपा भी इसके अंदर अपना रोल दिखाती हुई नजर आएगी। मगर देखना होगा कि जनता के लिए कौन किसी पार्टियां जो है वो निगम के अंदर काम करती हुई नजर आएंगी। जी, अब जनता की भी बात कर रहे हैं, तो क्या इस परिसीमन से जनता खुश है? क्योंकि नगर निगम से जनता का विकास होना है, लेकिन सरकारें अपने चला रही है, जनता क्या कह रही है इस पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जनता की बात करें तो यहाँ पर जनता जो है वो लगभग सफाई को लेकर कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आती। गलियों के अंदर सफाई नहीं हो पाती थी, यहाँ तक कि जो सीवरों की जो जाम की समस्या थी वो कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से बारिश होते ही अंडरपास में जो भर जाते थे पानी से, और सड़कों की बात करें तो वहां पर भी पानी भर जाता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निकासी नहीं थी। मगर अब जनता जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचती हुई नजर आएगी कि जिस तरीके से अब निगम को एक कर दिया गया है, अब चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और जो कहते हैं वाटर लॉकिंग की जो समस्या बनती थी या फिर सफाई की जो समस्या बनती थी उनसे भी कहीं ना कहीं जनता को जल्दी से जल्दी निजात मिल सकेगा। जी, अभी तक जो तीनों नगर निगम पहले एक थी तीनों नगर निगम, उसके बाद इसको अलग अलग किया गया और अब फिर से एक कर दिया गया है। इससे कह सकते हैं कि
तीनों में जो खर्च आया है उसको खर्च तो अलग है, लेकिन जनता का विकास भी कहीं ना कहीं रुका है क्या? तीन जब नगर निगम 1 से 3 की गई थी, अलग अलग वर्गीकृत किया गया था नगर निगम को, उसके बाद विकास में कोई सुधार हुआ? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले नगर निगम जो थे वो एक हुआ करता था, पर उसके बाद में उनको 3 डिवाइडों में बाँट दिया गया है, यानी कि उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के हिसाब से। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है, तो उसके बाद में कहीं न कहीं अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार के अधीन ही तीनों को एक किया गया है, तो यानी कि तीनों नगर निगम को एक करने के बाद में जो कमियाँ थी, वो अभी तक दूर नहीं हुई है। सफाई कर्मचारियों की बात करें तो सफाई कर्मचारियों को अभी तक सैलरी के लिए कहीं न कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सफाई को लेकर जो जनता की परेशानियां होनी चाहिए थी, वो अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। मगर देखना होगा कि चुनाव के बाद में जिसके भी हाथ में निगम की बागडोर रहेगी, क्या वो सफाई कर्मचारियों की परेशानियां या फिर कहें सफाई की जो परेशानियां हैं उनको दूर कर पाएंगी, या फिर इसी तरीके से जो पहले प्रक्रिया अपनाई जाती थी, यानी कि सैलरी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी जो थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, क्या शायद वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी या फिर उसके अंदर कुछ सुधार भी किया जाएगा। मगर देखना होगा, अब चुनाव जल्दी से जल्दी होने वाले हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जो है लोगों की वो दूर होने वाली हैं। जी। कई जो वार्ड 42 जो वार्ड है वो अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित भी किए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या इसका कोई विरोध? क्योंकि आरक्षण का लगातार विरोध हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 42 सीटों की, तो 42 सीटों पर आरक्षण जरूर किया गया है, और यहाँ तक कि उन सीटों पर कुछ ही जो कसते अनुसूचित जाति के लोग होंगे वो ही कहीं ना कहीं इस पे कसते निगम के चुनाव लड़ पाएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते हैं कि पक्षपात किया जा रहा है, आरक्षण उनको नहीं मिला है, इन जातियों को नहीं मिला है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया जरूर देखने को मिलेगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब कसते टिकट बांटने की जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि निगम के चुनाव जल्दी से जल्दी होने वाले हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं निगम की जो बागडोर होगी वो किसके हाथ में जाएगी। मगर जो निगम पार्षदों के लिए कहीं ना कहीं जो दावेदारी होगी वो किस तरीके की होगी, और तीनों पार्टियां किसकी अपने दावेदारों को किस तरीके से देखती है और उनको चुनती है, ये जरूर देखना होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियां जो है वो अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी। मगर देखना होगा निगम की बागडोर जो है वो भाजपा के हाथों में जाएगी या आम आदमी पार्टी के या फिर कांग्रेस के हाथ में। जी। साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 12 सितंबर सोमवार को मंडी जिले के द्रंग और जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के एक दिन के प्रवास पर हैं। सहायक आयुक्त मंडी राकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्रंग के पधर में सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री द्रंग के हाटगोगलू मेला मैदान में 11:15 बजे पहुंचेंगे और वहां से द्रंग विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 साल समारोह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर जो है उनका ये दौरा है। जयराम ठाकुर 2 दिन के दौरे पर द्रंग और जोगिंदरनगर में रहने वाले हैं। सीएम जयराम ठाकुर का ये दौरा, जिसमें वो द्रंग और जोगिंदरनगर के प्रवास पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और लोकार्पण उनका किया जाएगा। जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल आज जिस तरीके से दौरा है सीएम जयराम ठाकुर का, 2 जो जिले हैं उनका दौरा है, इस दौरे को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों लगातार दौरों पर है विधानसभाओं के। इसी क्रम में जो ये आज का दौरा है, मंडी के जो द्रंग है और जोगिंदरनगर जो विधानसभा पड़ती है, वहाँ का ये आज का दौरा है। और वहाँ पे जो है
मुख्यमंत्री जो है करोड़ों की सौगात ये आज देने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो आपको बताएं कि हिमाचल की जो 75वां जो स्थापना दिवस है इसके उपलक्ष्य में और जो देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो उसी के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम है ये आयोजित किए जा रहे हैं। और जो इसका सीधा सा निशाना है वो भाजपा जो सत्तारूढ़ भाजपा है यहाँ पे उसका विधानसभा चुनाव में। इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार विधानसभाओं के दौरे पर है और उनका लक्ष्य रहता है कि एक दिन में कम से कम 2 या 3 विधानसभा वो कवर कर लें। और इसी क्रम में जो है आज वो मंडी पहुंचेंगे और जो मंडी में जो विभिन्न जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी, यहाँ पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी? आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से सक्रिय है सीएम जयराम। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो मंडी जिला पड़ता है खास तौर पर आजकल ध्यान भाजपा की जो सरकार है वहाँ पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पे किसी तरह की कमजोर वो खुद को नहीं रखना चाहते हैं। तो इसी क्रम में जो लगातार आपने देखा होगा पिछले कल भी वो सुंदरनगर के दौरे पे थे, उससे पहले वो नाचिन के दौरे पे थे, लगातार मंडी जिले का वो दौरा कर रहे हैं। एक दिन में अगर वो किसी और विधानसभा क्षेत्र जाते हैं तो मंडी का कोई ना कोई विधानसभा क्षेत्र वो जरूर सुनते हैं। तो इसी क्रम में आज 2 विधानसभा क्षेत्र मंडी के जो है वो आज से पहुंचेंगे, द्रंग और जोगिंदरनगर में है भाजपा का जो भाजपा से समर्थित आजाद उम्मीदवार है उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, द्रंग से भाजपा के उम्मीदवार खुद हैं। तो आने वाले विधानसभा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लक्ष्य है आने वाले विधानसभा चुनाव, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हैं, लगातार विधानसभाओं के दौरे हैं, लगातार जो शिलान्यास है और उद्घाटन है वो किए जा रहे हैं। जो ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनको ध्यान में रखकर ये सारा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से लगातार ये दौरे कर रहे हैं सीएम जयराम, अब और कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, 75 साल गठन के मना रहे हिमाचल प्रदेश, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आज जो है मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है जो जोगिंदरनगर है मंडी में वहां पहुंचेंगे। 10 बजे वो द्रंग के पद्धर में उतरेंगे और वहीं पे हाट जलू एक मेला मैदान है, वहां पे वो जनसभा जो है उसको संबोधित करेंगे और वहीं पे जो है विभिन्न जो विकासात्मक जो परियोजना है और लोकार्पण है द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए उनका जो है वो लोकार्पण करेंगे। और उसी जो इसके बाद जो है प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष जो समारोह है उसके जो कार्यक्रम है उसकी जो अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री 2 बजे जो है जोगिंदरनगर पहुंचेंगे। यहाँ पे जो है वो जो मेला मैदान है जोगिंदरनगर का, वहाँ पे जो विधानसभा जो क्षेत्र के लिए जो विभिन्न जो विकासात्मक योजनाएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे। और इस तरह 4:45 बजे जो है वो शिमला की तरफ प्रस्थान करेंगे और शाम को जो है वो शिमला पहुंचेंगे। जी, इसी के साथ और कार्यक्रम क्या कुछ प्रस्तावित है सीएम के? देखिए इसके साथ में जो मुख्यमंत्री जब किसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सिर्फ यही नहीं होता है कि वो जो कार्यक्रम वही आयोजित किया जाता है, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पे जो लोग हैं उनके पास वो अपनी समस्याएं लेके पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री का वो रहता है कि जो उनके साथ अधिकारी है, जो वहाँ का जिला प्रशासन है, वो जो उनके लोगों की जो समस्या है उनका तुरंत समाधान करे। ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी अहम रहता है क्योंकि जो जिला प्रशासन है वो सतर्क रहता है और जो अधिकारी है वो मुस्तैद रहते हैं और जो लोग हैं वो अपनी समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। तो आज जो है मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो जो द्रंग और जोगिंदरनगर के अलावा अन्य जो विधानसभा क्षेत्र साथ लगते हैं वहाँ के लोग जो है अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे और उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। तो ऐसे मुख्यमंत्री उनको जो समस्याएं हैं उनका भी जो समाधान है वो साथ में करेंगे। और इसके अलावा जो अगर आपको बताएं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं खुद भी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री दौरे पर है, लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के वो दौरे कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो कल है वो भी अलग अलग जो आज प्रोग्राम है वो जो जारी होगा तो उसके बाद पता लगेगा कि कल वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। जी ठीक है टेना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आज ग्रेटर नोएडा के प्रवास पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर है, इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीपैड पर स्वागत करने पहुंचेंगे। भूपेंद्र चौधरी शाम के समय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ITF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में रात्रि विश्राम होगा। प्रधानमंत्री के समिट में भी लगभग 50 देशों के 1500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। चप्पे चप्पे पर इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। तो
तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेश बघेल जो है वो आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान वो कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। और इसी के साथ समिट में वो हिस्सा लेंगे। उनके समिट में 1500 के करीब जो प्रतिनिधि है वो शामिल होने की एक कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो उनका स्वागत करने के लिए हेलीपैड पर पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। ये दोनों आज पहुंचने जा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि 50 देशों के 1500 प्रतिनिधि इस समिट में शामिल होंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज यहीं ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी, इनका दोनों का स्वागत करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र सिंह जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, फिलहाल जिस तरीके से बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रेटर नोएडा दौरा है, उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज गौतम बुद्ध नगर में IDF वर्ल्ड डेयरी का उद्घाटन है, कार्यक्रम है। इसको लेकर 2 दिन से लगातार जो प्रशासन था, पुलिस की वह तैयारियों में जुटी हुई थी। इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वह कल ही यहाँ पर आ गए थे और कल रात को विश्राम किया था। आज भाजपा के काफी बड़े बड़े नेता भी आए हैं। कुछ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसी को लेकर जो पुलिस है वह चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है। जो प्राधिकरण है उन्होंने भी काफी हर जगह पे सफाई अभियान चला हुआ था। जगह जगह पेड़, गमले, पौधे लगाए हुए थे। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर काफी आज आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक बहुत ही साफ सुथरा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस दिखाई देगी। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचने वाले और समिट वो हिस्सा लेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी? जी हाँ, इनका जो पहुंचने प्रोग्राम है सुबह 10 बजे का है। यहाँ पे जो 9:30 बजे एक्सपोर्ट मार्ट पे जाएंगे, सीएम भी पहुंच जाएंगे 12:30 बजे तक। सीएम के कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। 1 बजकर जनप्रतिनिधियों के साथ भी इनकी बैठक होगी। 2:45 बजे एक्सपोर्ट मार्ट से निकलने से हुए सीएम योगी निकलेंगे। 2:15 बजे बस टर्मिनल सेक्टर 82 का निरीक्षण करेंगे। 2:25 पर सेक्टर 94 के ITMS व ICC पहुंचेंगे। 2:35 पर ग्रेटर नोएडा वापसी करेंगे। 2:45 पर ग्रेटर नोएडा में ITGNL का निरीक्षण करेंगे। 3:05 तक निरीक्षण कर GBU जाएंगे। 3:50 से बजे तक प्रजनों के साथ वार्ता करेंगे। 5:30 बजे वापस एक्सपोर्ट मार्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी 6 से 8 बजे तक गृह मंत्री के कार्यक्रम में भी रहेंगे। जी ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है, वो भी एक समिट में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में आएंगे। वह भी मोदी जी से पहले आएंगे, वह भी निरीक्षण करेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और यहाँ पर इनके अलावा काफी बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, सांसद महेश शर्मा, नागर जी, यहाँ पे और भी आसपास के कई जो भाजपा के बड़े नेता है वह भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गाजियाबाद से भी काफी बड़ी तादाद में नेताओं की जाने की उम्मीद दिखाई जा रही है। यह प्रोग्राम एक शासित कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2024 के भी चुनाव आ रहे हैं और यहाँ पर सीएम की जिम्मेदारी भी बनती है कि जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस कार्यक्रम में कोई भी चूक न आए और जो हमारे प्रधानमंत्री की योजना है सरकारी व जन जन तक पहुंचे, जनता को सुविधा मिले। जी, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के पूरे इंतजाम है प्रवीण? जी आपको बता दूं, मैं आपको 2 दिन से यहाँ पे जो कमिश्नर है आलोक सिंह
वह उनके काफी निर्देश है और रूल भी जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में देखते चप्पे चप्पे को पे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नजर मिले आएंगे और जहाँ पे कार्यक्रम है वहाँ पे ब्लैक कमांडो भी लगाए गए हैं और यहाँ पे काफी पुलिस फोर्स है। यहाँ पे हर किसी व्यक्ति की गाड़ी की चेकिंग और गाड़ी पार्किंग दूर करी है, हर व्यक्ति की चेकिंग हो रही है। कार्यक्रम को लेकर पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। अगर प्रवीण बात की जाए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया, अब वो उनके क्या कुछ कार्यक्रम आज के प्रस्तावित हैं? जी मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री जी आज विश्राम था, उनका जो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम है वह 9:30 बजे एक्सपोर्ट मार्ट पे जाएंगे सीएम योगी। 12:30 बजे तक सीएम के कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। 1:15 तक जनप्रतिनिधियों के साथ भी सीएम योगी बैठक करेंगे। 2 बजे एक्सपोर्ट मार्ट से निकलेंगे सीएम योगी। 2:15 पर प्रवीण सेक्टर 82 में है जो उसका निरीक्षण किया जाएगा मुख्यमंत्री जी द्वारा और 2:25 पर सेक्टर 94 के IPMS या ICT पहुंचेंगे सीएम योगी। 2:35 पर ग्रेटर नोएडा वापसी करेंगे सीएम। 2:45 पर ग्रेटर नोएडा IPGNL का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 3 बजकर निरीक्षण करेंगे GBR जाएंगे सीएम योगी। 3:50 से जनों के साथ वार्ता भी करेंगे। 5:50 तक वापस एक्सपोर्ट मार्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। 6 बजे से 8 बजे तक गृह मंत्री के कार्यक्रम में भी रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अगली खबर की रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। शिवरतन शर्मा सहित 8 को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं ओपी चौधरी, केदार कश्यप और विजय शर्मा महामंत्री बनाए गए हैं और अंतिम चिमनानी को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी कार्यकारिणी का प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ से ये खबर, जहां पर कार्यकारिणी जो है बीजेपी ने वो बदल दी है, उसका ऐलान किया गया है और कई प्रमुख चेहरों को इस दौरान इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। आपको बता दें कि आगामी चुनावों के मद्देनजर यहां पर लगातार ये बदलाव किए गए हैं। कई प्रभारी कुछ समय पहले बीजेपी ने बदले थे और अब छत्तीसगढ़ में नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है, यानी कि बीजेपी जो है वो लगातार आगामी चुनावों को लेकर सक्रियता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ जिसमें ये बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों की अगर बात करें तो इसमें कई प्रमुख चेहरों को जगह भी दी गई है। लगातार ये बदलाव किए जा रहे हैं और अब एक बार फिर से ये बदलाव अरुण साव द्वारा किए गए। आपको बता दें कि कई अहम बदलाव किए गए हैं इस दौरान, जिसमें अरुण साव ने अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश की नई कार्यकारिणी में शिवरतन शर्मा सहित 8 को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं ओपी चौधरी, केदार कश्यप और विजय शर्मा महामंत्री बनाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल बीजेपी ने अब एक बड़ा ऐलान करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। कार्यकारिणी में कई अहम बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी?
अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि कार्यकारिणी जो है उसको यहां पर बदला गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश की नई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने संगठन में यह बड़ा बदलाव किया है। शिवरतन शर्मा सहित 8 को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं ओपी चौधरी, केदार कश्यप और विजय शर्मा महामंत्री बनाए गए हैं। अमित चमनानी को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, फिलहाल जिस तरीके से नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है, संगठन में इस दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ है, हम जानकारी? देखिए, जिस तरीके से जो बदलाव किए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में किया गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही बनने के बाद एक बड़ा सर्जरी किया गया है। भाजपा में लंबे समय से जो पदाधिकारी रहे हैं उनको हटा दिया गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है, जो जोश भरने और हुंकार भरने का जो काम किए हैं उसका काफी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हल्ला बोल जो कार्यक्रम किया गया था, जो भाजपा का यूथ जो युवा मोर्चा वाले लोग किए हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा हुंकार भरने वाला भगत जो है उनका सबसे ज्यादा नेतृत्व रहा है, क्योंकि युवा मोर्चा में उनको एक अलग से स्थान भी दिया गया है। इसके अलावा जो प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे देखा जा रहा है, वो लगभग एक अलग विचार से भी किया गया था। और इसके साथ साथ जो रणनीति, जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनाने में सहभागिता निभाने वाले जो वरुण साव है, उसकी जो क्रियाकलाप है उसमें अहम किरदार की बात किया जाए वो सबसे अहम माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक अलग क्रियाकलाप को लेकर के ही तैयारी किया गया है, और जो संगठन में बदलाव हुए हैं वो काफी विचारणीय है, ताकि चुनाव में आगे रणनीति बनाई जा सके। जी, चुनाव में आगे रणनीति बनाने की कोशिश में तो बीजेपी है और सक्रियता लगातार दिखा रही है। अभी कुछ समय पहले प्रभारी नियुक्त किए गए थे और अब ये कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है। इसमें ये साफ जाहिर है कि बीजेपी जो है वो आगामी चुनावों के मद्देनजर और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर काफी सक्रिय है। देखिए, जिस तरीके से चुनावी जो रोका गया है उसमें कई अहम मुद्दे भी हैं, और इसके साथ साथ जो रणनीति बनाने की जो क्रियाकलाप किया जा रहा था उसको लेकर के खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। चाहे शिवरतन शर्मा की बात किया जाए या फिर ओपी चौधरी की बात किया जाए, तमाम ऐसे संगठन के जो लोग हैं जो लोकसभा और विधानसभा में एक लंबे अनुभव भी रखते हैं, इनका अनुभव लेने के लिए खास तैयारियों का और इनको जो मौका दिया गया है वो सबसे ज्यादा प्रभावशील दिखते नजर आ रहा है। क्योंकि इसका संगठन में और खासतौर से आम जन के बीच में जो प्रभावशील रहता है, जो पकड़ रहता है, वो खासा है। और इसी की मद्देनजर रखते हुए अरुण साव ने इनको एक जिम्मेदारी दी है, पहले भी जिम्मेदारी मिली है जिसको बखूबी निभाए हैं। इनको ही एक नया पद दिया गया है और नए पद के अनुसार इन लोगों को किस तरीके से आवंटित किया गया है, ये सबसे विचार की बात है। लेकिन इसमें जो सर्जरी किया गया है उस समाज के जो संगठन है जो अपेक्षित किए हुए थे कि हमको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब तक का मौका नहीं मिल पाया है, ऐसे लोगों के बीच में नाराजगी भी है। और नाराजगी किस तरीके से दूर करते हैं भाजपा वाले, ये देखने वाला विषय है। जो कि नाराजगी जिन जिन लोगों में है वो भी काफी ओहदा पद में है, और पद में होने के साथ साथ वो भी चुनावी प्रक्रिया में अपनी जो सहभागिता है वो निभाने के लिए कारगर साबित भी हो सकते हैं। जी, जिस तरीके से अब आपने बताया कि नाराजगी बीजेपी में अब कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, ये नाराजगी अगर बीजेपी सुलझाती है तो ठीक है, वरना आगामी जो चुनाव है, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, वहां पर बीजेपी को अब मात दे सकती है, क्योंकि बगावत जो है वो काफी इस समय देखने को मिल रही है पार्टी में। देखिए, जो बगावत करने वाले जो लोग हैं उनको पहले भी भाजपा जो है वो साथी रही है, और कांग्रेस शासन काल में जैसे ही आए उसके बाद से ही कई ऐसे हैं जो भाजपा के भी हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए।
लेकिन यहाँ एक बात और देखने वाली बात है कि जो कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं उनकी अब तक के औंधा जो रहना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि जो पुराने आईएएस अफसर हैं वो अगर इसमें शामिल हुए हैं भाजपा में, उनको जो पद दिया गया है वो किस तरीके से रणनीति निभाते हैं, चाहे ओपी चौधरी की बात किया जाए, चाहे अन्य जो नेता जो सरकारी नौकरी छोड़ करके आए हैं उनकी क्या रणनीति बनती है, ये सबसे विचारनी बात है। और यही रणनीति के साथ में विधानसभा और लोकसभा में किस तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है, इसके ऊपर खासा फोकस करने की जो तैयारी है वो भाजपा में दिखाई पड़ रही है। जी, संगठन में ये जो बदलाव किया है, बदलाव के बाद जिन चेहरों को जगह दी गई है, क्या क्या लगता है वो इतने मजबूत चेहरे हैं जिनको बदला जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो चेहरे अभी कुछ चेहरों की अगर बात किया जाए तो सबसे अहम है, चाहे ओपी चौधरी, विजय शर्मा जो कवर्धा कांड को लेकर के सबसे ज्यादा फेमस हुए, ऐसे जो तमाम जो बड़े हैं जिनको महामंत्री का पद दिया गया है वही है जो पूरे संगठन को एक नया रूप दे सकते हैं। क्योंकि इनकी जो रणनीति बनाई जा रही थी, ये लोग यूथ में भी सम्मिलित है, क्योंकि पहले भी ओपी चौधरी जो आईएएस अफसर रहे हैं और रायपुर कलेक्टर भी रहे हैं और यूथ के आइकॉन भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो साधने का काम रहेगा वो निश्चित तौर पे ओपी चौधरी का रहेगा। और ओपी चौधरी को एक अलग जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है ताकि युवाओं के बीच में किस तरीके से भाजपा को ले जाया जा सके और भाजपा की जो संगठनात्मक रूपरेखा है उसको तैयार किया जा सके। लेकिन इसमें जो कई ऐसे भी चेहरे हैं जो नए, बिल्कुल नए हैं, जिनको ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज के कारण इनको पद दे दिया गया है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से सर्जरी हुई है वो सबसे भाजपा को लाभ पहुंचाने वाली जो पद है वो भी दिया गया है। और महिला मोर्चा में सबसे अहम शालिनी राजपूत, क्योंकि पहले भी संगठन अंतिम छोर से लड़ाई लड़ने वाली महिला रही है, उसको भी भाजपा आगे करके एक नई रणनीति के साथ में काम सौंपी है। तो निश्चित तौर पे महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है ये देखने वाला विषय रहेगा। मुस्कान, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज पंजाब के मोहाली में जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चे खेल में हिस्सा लेंगे, जिसमें मोहाली के एमएल कुलवंत और मंत्री गगन अनमोल मान मौजूद होंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह करीब 10:30 बजे होगा। तो आपको बता दें कि इस दौरान जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा और इन खेलों में ये जो पदुरी खेड़ा दा आगाज कार्यक्रम है, इनका आज आगाज किया जाएगा। इस दौरान एमएलए और मंत्री जो है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि खेलों का आगाज आज किया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय, ये राज्य स्तरीय आगाज, और इसमें गगन अनमोल मान जो है वो भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे जो है वो हिस्सा लेंगे। तो कार्यक्रम में कुलवंत और मंत्री गगन मान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 78 में आयोजन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद है। अमन, फिलहाल जिस तरीके से आज जिला स्तरीय खेलों का आगाज किया जाएगा, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, खेल मेले से अगर आगाज की कल की जाए तो वो पिछले बीते अगस्त में ही शुरू कर दिया गया था आखिरी में। तो अब जिला स्तर के ऊपर भी जो इसको शुरू किया जा रहा है, आज मोहाली में शुरू किया जाएगा। 17 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें इसको शुरुआत जो है
कैबिनेट मिनिस्टर अनमोल गगनमान जो कि इसका आगाज करेंगे, और साथ में मोहाली की एमएलए कुलवंत भी साथ में मौजूद रहेंगे। और बड़ी बात यह कि पंजाब सरकार की तरफ से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई है खेल मेले के नाम से, तो सरकार का साफ तौर से कहना कि इसमें क्योंकि हर उम्र दराज के लोग हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़ा है, चाहे ज्यादा उम्र दराज लोग हैं, चाहे अधेड़ उम्र के, चाहे बच्चे, यानी कि हर उम्र के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव है कि कहीं ना कहीं जो हमारा नया जो यूथ है, जो नशों की तरफ बढ़ रहा था, उससे ध्यान हट के इस तरफ आएगा और खेलों को पंजाब आगे लेके जाना चाहता है। जैसे पहले खेलों के लिए पंजाब आगे होता था, दोबारा से खेलों के लिए आगे ले जाने के लिए ये मुहिम पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई है। तो ये लगातार 3 महीने तक जो ये चलेगा। हालांकि थोड़े दिन पहले फतेहगढ़ साहिब में भी जो विदेशी गेम थी रोलिंग, उसकी शुरुआत की गई थी, वो खेला गया था। सेम ऐसे ही आज मोहाली में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है की शुरुआत कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए जो मोहाली के हैं कुलवंत के साथ मिलकर स्टेट जो कि जिला पद्धरी जो प्रोग्राम है स्टेटों का खेल का, उसकी शुरुआत की जाएगी। अमन, फिलहाल जिस तरीके से आज कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिला स्तरीय खेलों में कौन कौन भाग लेगा? क्या इसके लिए कोई उम्र सीमा तय की गई है? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? मैंने अभी आपको जानकारी दी है कि इसमें कोई उम्र सीमा तय नहीं है। इसमें आप हर उम्र का शख्स इसमें हिस्सा ले सकता है, चाहे वो उम्र दराज है, चाहे अधेड़ उम्र के हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है। अगर आपकी इच्छा है खेलने की, आप में स्टैमिना है, आप उन चीजों को निखारना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया लोगों को, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, जो पहले शुरुआत कर दी गई थी, तो कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन आज मोहाली में शुरुआत की जा रही है, तो मोहाली के लोगों के लिए बड़ी बात है अपने आप में। मोहाली में इसकी शुरुआत की जा रही है। लगातार इस तरीके के कार्यक्रम जो है पंजाब सरकार आयोजित कर रही है, खेलों को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। और ये नीति अभी तक का जो हम देखे कार्यकाल कितनी सार्थक साबित हो रही है? अभी तो सिर्फ खेल मेले की शुरुआत हुई है, आपको बताना चाहेंगे। और जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, जाहिर है लोगों को हल्लाशेरी मिलती है, लोग इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर किसी को होता है कि हम पे हुनर निखारे, और सरकार जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देती है तो हर कोई इसमें हिस्सा लेता है। आज के कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना है कि इसमें जो शुरुआत है, क्योंकि जिला पद्धरी प्रोग्राम है और इससे जुड़े सारे ऑफिसर्स वहाँ मौजूद होंगे। सर्वेलेंस कोर्टमान में मौजूद होगी कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके साथ मोहाली के जो एमएलए वो भी इसमें मौजूद होंगे। स्कूली बच्चों का भी इसमें नहीं, क्योंकि ये एक जिला पद्धरी प्रोग्राम है, सरकार का प्रोग्राम है, जिस खेल मेले की शुरुआत की जा रही है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित ही लोग इसके अंदर शामिल होंगे। यहाँ पर मंत्री और जो विधायक है वो शामिल होने वाले हैं। अमन, अगर बात करें कार्यक्रम की, तो कब तक ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कब तक इन खेलों का आगाज होगा? 10:30 बजे का समय दिया गया है शुरुआत होने का। 10:30 बजे के करीब 78 जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे पहले भी बहुत सारी खेलें होती रही हैं, और उसी में सरकार की तरफ से प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। 10:30 बजे के करीब शुरू होगा, उसके बाद लगातार यहाँ पे गेम्स चलती रहेंगी। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर के रुख करते हैं। हरिद्वार में शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने की खबर से हरिद्वार स्थित उनके आश्रम में सन्नाटा पसर गया है। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में संत शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने का समाचार मिलने से शोकाकुल है। धर्मनगरी हरिद्वार में शंकराचार्य के निधन से संत समाज में शोक की लहर है। निरंजनी पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने इसे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने संन्यास परंपरा में शंकराचार्य के महत्व को बताते हुए कहा कि आज पूरा संत समाज इस क्षति से आहत है।
निधन हो गया है। शोकाकुल जिससे पूरा जो समाज है वो इस समय देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने की खबर के बाद हरिद्वार स्थित उनके आश्रम में सन्नाटा पसर गया है। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में संत शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने का समाचार मिलने से शोकाकुल है। धर्मनगरी हरिद्वार में शंकराचार्य के निधन से संत समाज में शोक की लहर है। निरंजनी पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने इसे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति बताया। उन्होंने संन्यास परंपरा में शंकराचार्य के महत्व को बताते हुए कहा कि आज पूरा संत समाज इस क्षति से आहत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ मौजूद है। विकास, फिलहाल जिस तरीके से शंकराचार्य का निधन हुआ, पूरे हरिद्वार में कह सकते हैं कि शोक की लहर इस समय दौड़ गई है। जी बिल्कुल मुस्कान, हम आपको बता दें कि जिस तरह से जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी का निधन हुआ है, वहीं पूरे संत समाज में इस समय शोक की लहर है। वहीं सभी अपना अपना लेटर जारी कर और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम बात करें तो वहीं कैलाशानंद गिरी महाराज जी और रविंद्रपुरी महाराज जी, सभी संत अपना अपना लेटर जारी कर और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी मुस्कान। विकास, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, निरंजनी पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर ने इसे बताया है कि ये संत समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए काफी बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि जिस तरह से कैलाशानंद महाराज जी बता रहे हैं उससे ये सही बात है। ये बहुत बड़ी शक्तिपीठ है और ये जब ये 1900 कुछ में ये जब बनाए गए थे शंकराचार्य, जब ही से ये धर्म हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जी, उनका अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी, और हरिद्वार के आश्रम में जिस तरीके से सन्नाटा पसरा है उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो कनखल स्थित जो उनका मठ है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और यही माना जा रहा है कि उनका जो ये ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से शंकराचार्य का निधन हुआ, उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी अभी तक? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक के रूप में जो जाने जाते हैं पूज्य शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती जी, उनके देहांत के बाद कहीं ना कहीं एक सन्नाटा सा कहा जाता है कि हरिद्वार के अंदर छा चुका है और हर वर्ग इसमें दुखी है। भले ही वो सरकार की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, बीजेपी का जो नेता है या कांग्रेस नेता है, हर किसी को दुख है क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो है वो इस दुनिया से विदा ले चुका है। उसको लेकर के लगातार अब जो मैसेजों का दौर है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दुख व्यक्त किया गया है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है, हरिसावत की तरफ से दुख व्यक्त किया गया। तो पूरी तरीके से कहा जाएगा कि एक जो यहाँ पर खालीपन है वो हरिद्वार के अंदर दिखाई दे रहा है और लगातार अफसोस संवेदनाएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए यहाँ पर उनको नमन किया है और पूरी तरीके से उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की है। और यहाँ पर बात की जाए जो स्वामी जी के निधन के जो संत समाज है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक राष्ट्र के लिए अतिपूर्ण संस्कृति की बात की यहाँ लगातार की जा रही है और उसको लेकर के हरिद्वार के अंदर आज बेहद दुख का समय है, जिसको लेकर के सभी संत समाज जो है बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। संत समाज से लेकर पूरे जो राजनीतिक दल है उनमें इसमें शौक की लहर है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए जिस तरीके से कार्य किया इन्होंने वो काफी सराहनीय है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। अब आगे जो ये आश्रम है इसमें आगे किस तरीके के कार्यक्रम होने जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जब यहाँ पर स्वामी यहाँ पर जो स्वरूपानंद सरस्वती उनके निधन की जब जानकारी मिली तो उसके बाद से हरिद्वार के अंदर जो संत समाज है वो एकजुट होने लगा उनके आश्रम की तरफ और उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर ललायत लोग दिखाई दिए। न केवल संत, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोगों से यहाँ पर और दुख संवेदना व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री का यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, यहाँ पर कांग्रेस के कई बड़े चेहरे यहाँ पहुंच सकते हैं,
पूरी तरीके से कहा जाएगा यहाँ पर अभी, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर आज दुख का समय है और यहाँ जो संत समाज है वो, क्योंकि राष्ट्र के लिए उन्होंने एक काफी यहाँ पर काम किया था, संत समाज को लेकर के एक बढ़ावा कहीं ना कहीं दिया था संत समाज को, तो उसको लेकर के संत समाज यहाँ पर आगे कार्यक्रम अभी तय करेगा और पूरी तरीके से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज के दिन रहने वाली है। और हरिद्वार के अंदर बात किया तो सभी यहाँ पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और आज का दिन यहाँ पर शोक व्यक्त करने पे जाएगा। जी अमित, अंतिम विदाई उनको कब तक दी जाएगी? जी आपको बता दूं अभी, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम संख्या में, यहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे हैं उनके यहाँ पर आखिरी दर्शन करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर दर्शन किए जाएंगे, कराए जाएंगे उनके सभी, क्योंकि पहले यहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं भाजपा कांग्रेस के जो गणमान्य व्यक्ति वो यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद आम जनता के लिए यहाँ पर उनके दर्शन के लिए उनके दर्शन कराए जाएंगे, उसके बाद उनको यहाँ से उनको प्रस्थान कराया जाएगा और उसके बाद जो अंतिम संस्कार यहाँ पर कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं करी जाएगी। इसको लेकर के यहाँ पर जो तैयारी है तो तैयारी की जा रही है और आगे इसमें समय दर समय चीजें बनती रहेंगी। जी जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम का और बड़े राजनीतिक दलों का भी यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कब तक सीएम पहुंचेंगे? मैं आपको बता दूं कि क्योंकि कल जब यहाँ पर जानकारी तो मिली उसके बाद से यहाँ पर जो सरकार के जो बड़े चेहरे हैं लगातार उनकी सब श्रद्धांजलि यहाँ पर लगातार आ रही, मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है और दुख प्रकट किया गया है और साफ तौर से उनका यही कहना था कि स्वामी जी का जो निधन हुआ है संत समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक बेहद ही क्षतिपूर्ण क्षति है और वे शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री स्थान अपने चरणों में स्थान दे। तो बेहद ही दुख का समय है और क्योंकि महत्वता जानते हैं सीएम उनकी, और जिस तरीके से उनके जाने के बाद एक शून्य कहीं ना कहीं घात संत समाज के अंदर हो गया है, उसको लेकर लगातार यहाँ पर संख्या लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है, लोग लगातार आते जा रहे हैं। सीएम कुछ ही समय में यहाँ पहुंच सकते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद अंतिम यात्रा इनकी जो निकलेगी उसमें लगातार जिस हल्की हल्की जो कार्रवाई रहेगी वो आगे बढ़ती रहेगी। अब जो उनकी गद्दी पर आसीन होने की संभावना किसके जताई जा रही है, क्योंकि इस आश्रम की गद्दी को संभालना ही सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने यहाँ पर कार्य किया? देखिए मुस्कान, जैसे बात की जाए क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के देहांत के बाद अब कई तरह की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है कि उनकी जो गद्दी है वो कौन संभालेगा, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो उनके बाद यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अब क्योंकि संत समाज को एक सर्वसम्मति होकर के किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर बैठाएगा, उसको लेकर के अभी हालांकि नाम का खुलासा नहीं हुआ है क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, लेकिन जिस तरीके से जो उनके यहाँ पर अनुयायी थे, जो उनके शिष्य हैं, उनमें यहाँ पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखा जाएगा और आगे जो निर्णय होगा वो जो यहाँ पर जनता के सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी संत समाज इस तरह की कोई बातें नहीं कर रहे क्योंकि अभी जो समय है बेहद दुख का समय है, स्वामी जी को यहाँ पर अंतिम विदाई देनी है, उसके बाद इन सब चीज की चर्चा की जाएगी, लेकिन गद्दी में बैठना सुनिश्चित है और वो जल्दी उस पर कार्रवाई हो सकती है। जो अंतिम विदाई किस तरीके से उनको दी जाएगी, क्योंकि संत थे, क्या कुछ कार्यक्रम किस तरीके से उनको अंतिम विदाई दी जाएगी? मैं मुस्कान आपको बता दूं कि यहाँ पर अंतिम यहाँ पर जो दर्शन है वो लगातार अभी किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो राजनीतिक दल है उनके यहाँ पर जो चेहरे हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, खुद सीएम पुष्कर धामी के यहाँ पहुंचने की खबरें आ रही हैं। उसके बाद कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर जब दर्शन होगा उसके आम जनता के दर्शन किए जाएंगे, उसके बाद इनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी और उसके बाद इनके जो पार्थिव शरीर है उसको आगे यहाँ पर ले जाया जाएगा। तो साफ तौर से हरिद्वार के अंदर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है उनके अंतिम दर्शन को लेकर के, और क्योंकि एक बड़ा नाम थे और कहीं ना कहीं समाज को लेकर के एकजुट करने का कार्य किया गया था, राष्ट्र में एक बड़ा नाम था, तो बाहर से भी कहीं ना कहीं उनके श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, उसको लेकर के तैयारी की गई है और आगे उनकी जब अंतिम यात्रा निकाली जाएगी उसके बाद उनको जब यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को जब उनका यहाँ संस्कार किया जाएगा तो उसको लेकर तैयारी की जा रही है और समय ये चीज आगे बढ़ती रहेगी। जी ठीक है अमित, जिस तरीके से ये तमाम कार्यक्रम हैं उसमें अब राजनीतिक दलों के भी यहाँ पर पहुंचने के आसार है। इस समय उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण चेहरे पहुंचे हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्वामी जी के अंतिम दर्शन के जैसे जैसे जब निधन की खबर आई तो जब लोगों में पता चलता गया तो उसके बाद से लगातार लोग उनके अंतिम दर्शन के यहाँ पहुंच रहे थे। अभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ चेहरे हैं यहाँ पर बात की जाए, यशपाल आर्य की बात की जाए या यहाँ पर करण मेहरा की बात की जाए, जो बड़े चेहरे हैं देहरादून के अंदर हरीश रावत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सरकार की बात की जाए कहीं यहाँ पर जो बड़े मंत्री हैं कैबिनेट के वो यहाँ पहुंच सकते हैं और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने की खबर है और साथ ही जो अन्य दल हैं जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके भी बड़े चेहरे यहाँ पहुंच सकते हैं। तो पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला के साथ साथ जो जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे,
जो उनको एक यहाँ पर गुरु मान के जो उनको आगे दिशा करते थे, वो सब यहाँ पहुंच सकते हैं। और भाजपा और कांग्रेस के साथ अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके भी यहाँ पर चेहरे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।